हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, सिक्स्थ लेक्चर में। और ये चैप्टर हमारा अभी आने वाला लेक्चर जो है, ये इस चैप्टर के ऊपर लास्ट। ओके, सो विजुअलाइजिंग द नेशन इज द हेडिंग। यहाँ पे व्हाइल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैच्यू, हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन। मतलब यहाँ पे इस लास्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, इसके आगे के टॉपिक को भी खत्म करेंगे। और यहाँ पे अभी हमने जो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा है, इसमें दिया है कि आप कंट्री को पर्सोनिफाई कैसे करोगे। फीमेल फिगर मेल फिगर से पर्सोनिफाई किया जाता है। सो पर्सोनिफाई करना मतलब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को आप पर्सन के हिसाब से डिनोट करते हो। ठीक है। सो आर्टिस्ट इन द 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे, फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। इन्होंने आर्टिस्ट ने 18th और 19th सेंचुरी के पर्सोनिफाई करना शुरू किया। पर्सोनिफाई मतलब क्या? जैसे हम इंडिया को, नेशन को पर्सोनिफाई करना मतलब इंडिया को हम भारत माता बोलते हैं। तो ये हमने फीमेल फिगर के बारे में बात की, माता मतलब। ठीक है। सो यहाँ पे वैसे ही ये लोग भी पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो ये शुरू कब से हुआ? 18th एंड 19th सेंचुरी से पर्सोनिफाई करना। ठीक है। पर्सोनिफाई का अगर मीनिंग लिखना है तो लिख सकते हो, टू शो और थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लिख लो एनसीईआरटी में, टू शो और थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉमा क्वालिटी कॉमा एक्सेट्रा एज अ पर्सन। ठीक है। ओके, क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट, क्वालिटी, एक्सेट्रा। तो इसको आप पर्सन से डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। ठीक है। वो कंट्री को ऐसे डिनोट कर रहे हैं जैसे कोई वो पर्सन हो। नेशंस वर देन पोर्ट्रे अ फीमेल फिगर। तो यहाँ पे फीमेल फिगर की बात की है। जर्मनी को भी फीमेल फिगर से, और फ्रांस को भी फीमेल फिगर से डिनोट किया गया। ठीक है, पोर्ट्रे किया गया। सो द फीमेल फॉर्म्स दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। पर्सोनिफाई करना मतलब रियल लाइफ में किसी वुमेन को, रियल लाइफ वुमेन जो है उसके नाम से पर्सोनिफाई नहीं किया जा रहा। ठीक है। कोई रियल वुमेन है और उसी के नाम से कंट्री को पर्सोनिफाई करना है, ऐसा नहीं। ठीक है। यहाँ पे रियल लाइफ वुमेन की बात नहीं की जा रही है। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन कॉन्क्रीट फॉर्म। ठीक है। सो नेशन को कॉन्क्रीट फॉर्म देने के लिए, ठीक है, ये ऐसा हम करते हैं। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। यहाँ पे एलिगरी का मतलब दिया है एनसीईआरटी में, तुम्हारे इसी पेज पे नीचे देख लो, बुक में देखना है। ठीक है। बुक में यहाँ पे एलिगरी का मीनिंग है। एलिगरी मतलब व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। An allegorical story has two meaning. One is literal and another is symbolic. ठीक है, ये याद रखो। एब्स्ट्रैक्ट, तो एलिगरी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ठीक है। नेक्स्ट, you will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice और रिपब्लिक के लिए भी फीमेल एलिगरी का ही सपोर्ट लिया गया। ठीक है। इससे मतलब लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक, इन तीनों आइडियाज को शो करने के लिए भी इसे भी फीमेल से पर्सोनिफाई किया गया इन आइडियाज को। दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल। ठीक है। इन आइडियाज को रिप्रेजेंट कैसे किया गया? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से और सिंबल्स से। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी जो है, द एट्रीब्यूट ऑफ द लिबर्टी आर द रेड कैप एंड द ब्रोकन चेन, जो तुम्हें 9th के एनसीईआरटी में था। ठीक है। रेड कैप दिखाई गई थी, जब स्लेव्स फ्री होते हैं तो रेड कैप पहनते थे, और बॉन्डेड लेबर को लाइक चेन से बांध दिया जाता था। तो वहां पे ब्रोकन चेन बताइए। ब्रोकन चेन मतलब क्या? अगेन लिबर्टी, फ्रीडम। ठीक है। वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्ड वुमेन। आप सभी को पता है जस्टिस मतलब वो ब्लाइंड फोल्ड, आंखों में पट्टी बांध के हाथ में तराजू लिए जो औरत खड़ी होती है, वो जो स्टैचू होता है, उसे हम ब्लाइंड फोल्ड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल कहा गया है, जो अभी मैंने बताया। ठीक है। नेक्स्ट इज similar female allegories were in
invented by artists in the 19th century to represent the nation. 19th century मतलब 1801 to 1900. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जर्मनिया का ये पोर्ट्रेट है, फिलिप्स वेट ने ये बनाया है इन 1840. द आर्टिस्ट प्रिपेयर दिस पेंटिंग ऑफ जर्मनिया, जो जर्मनी को शो करता है, ऑन अ cotton manner, as it was meant to hang from the ceiling of the church of St. Paul, where the Frankfurt Parliament was convened in March 1848. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे यस वेइंग स्केल तक हमने किया था. सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 18th century. नेशन तक हमने पढ़ा था. इन फ्रांस शी वाज क्रिस्टियन मैरिन. क्रिस्टियन मतलब नाम, ठीक है. तो मैरियन, सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैरियन है. सो मैरियन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम. तो फ्रांस को मैरियन के नाम से कहा गया. एंड व्हाई विच अंडरलाइन द आइडियाज ऑफ पीपल्स नेशन. हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसको कौन से दिए गए? उसे लिबर्टी और रिपब्लिक के से की नजर से देखा गया. ठीक है. एंड द रेड कैप, ट्राइगुलर एंड कॉकेड स्टैच्यूज ऑफ मैरियन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर. तो ये स्टैच्यूज कहाँ पे इरेक्ट किए गए? पब्लिक स्क्वायर में. ठीक है. उनको बनाया गया फ्रांस में. To remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marian images were marked on coins and stamp के ऊपर भी फ्रांस में मैरियन की इमेजेस लाइक बनाई गई. ओके. नेक्स्ट पैरा. सो सिमिलरली जर्मनी बिकम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन. अभी हमने फ्रांस में ये याद रखना एग्जाम के लिए. फ्रांस में मैरियन का मतलब स्टैच्यू बनाया गया और जर्मनी में जर्मेनिया का, ये याद रखना है. ठीक है. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स. ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है. जो मैंने अंडरलाइन किया वो अंडरलाइन कर लो. जर्मनी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. इसे अंडरलाइन करना, इसे टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लो. एट्रीब्यूट और सिग्निफिकेंस दिए हैं. ब्रोकन चेन मतलब बीइंग फ्री. ठीक है. ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल मतलब सिंबल्स ऑफ द जर्मन एम्पायर. इसे स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं. क्राउन ऑफ ओक लीव्स ये हीरोइज्म शो करता है. सॉर्ड मतलब रेडीनेस टू फाइट. देन ऑलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड मतलब विलिंगनेस टू मेक पीस. ओके, ये याद रखना है. ऑलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड मतलब विलिंगनेस टू मेक पीस. देन ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर फ्लैग जो है ये लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 में जो यूज करते थे वो है बैंड बाय द ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट. एंड रेज ऑफ द राइजिंग सन मतलब बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा. ठीक है. अभी ये यहाँ पे जो सिंबल्स ऊपर बताए हैं यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में भी शो किया है. नेक्स्ट यहाँ पे जर्मेनिया का जो फॉलन जर्मेनिया है वो बताई गई है. जूलियस हैबनर इन 1850 में इन्होंने निकाला था. ये हमारा 24 पेज खत्म हो चुका है. नेक्स्ट आते हैं 25th पेज पे. यहाँ पे जर्मेनिया स्टैंडिंग द राइन, गार्डिंग द राइन. ये इंपॉर्टेंट है. जर्मेनिया क्या? राइन मतलब जर्मनी की लार्जेस्ट रिवर है, ये उसे गार्ड कर रही है. हाथ में सॉर्ड है. इन 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेसन वाज कमीशन टू पेंट द इमेज. इन्होंने ये इमेज पेंट की थी. द इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मनिया सॉर्ड रीड. उसके सॉर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? द जर्मन सॉर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन, ऐसा लिखा हुआ है. पेज नंबर 26 पे आते हैं. यहाँ पे नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म. इसे कंटिन्यू करते हैं और ये तो बहुत छोटा टॉपिक है. ठीक है. और यहाँ पे ये चैप्टर इस टॉपिक के बाद खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century. लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century मतलब 1876 टू 1900. लास्ट क्वार्टर की बात की है. क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ अ सेंचुरी. ठीक है. 19th century nationalism no longer retain its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but become a narrow creed with limited ends. मतलब जैसा ट्रेंड, ठीक है, जो मेंटेलिटी, जो सेंटिमेंट्स फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century में थे मतलब 1801 टू 1850 तक, वो एज इट इज लास्ट क्वार्टर में नहीं बचे. ठीक है. आखिरी के 25 सालों में वैसा नहीं था.
आखिरी के 25 सालों में लोग बहुत ही ज्यादा इंटॉलरेंट हो चुके थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर. अगर आप आजादी नहीं दोगे तो वॉर करेंगे, ये हो रहा है. ठीक है. द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन. मेजर यूरोपियन पावर्स जो है ये कौन है? ज्यादातर एरिस्टोक्रेट्स. उनको क्या करना है, मतलब कंजर्वेटिव, उनको लोगों को आजादी नहीं देनी है क्योंकि वो पावर में, वो अपनी पावर खोना नहीं चाहते. सो एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम. तो यूरोपियन पावर्स जो थे ये मैनिपुलेट कर रहे हैं नेशनलिस्ट एस्पिरेशन को. लेकिन नेशनलिस्ट एस्पिरेशन आप कितना मैनिपुलेट करोगे? उनके ऊपर राज कर लिया, बहुत हो गया यार, मतलब सेंचुरीज बीत गई है कहीं. सो लोग भी अब बोलते हैं कि हम किसी भी हालत में आपके अंडर नहीं रहेंगे. ठीक है, आपके जुल्म भी नहीं सहेंगे. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप ये हुआ आफ्टर 1871 में, वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स. बाल्कन्स में आपको एरिया शो कर देता हूँ. बाल्कन्स ये होता है, बाल्कन मतलब ये एरिया यूरोप का, जहाँ पे ग्रीस, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्नियन हर्जेगोविना, सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, ये पार्ट आता है. इसे कहते हैं बाल्कन्स. ठीक है. अगर आपको फिर से ये देखना है तो आप गूगल कर सकते हो बाद में. ठीक है, लेकिन याद रखना बाल्कन्स मतलब कौन सा एरिया है. द बाल्कन वाज रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, and then Slovenia, Serbia and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. इन लोगों को, बाल्कन्स के लोगों को स्लैव्स कहा गया है. इसे अंडरलाइन करो, द बाल्कन से स्लैव्स को. आपको ये पूछ सकते हैं और लिखना भी पड़ सकता है. और वैसे भी बाल्कन एरिया क्या है ये पता होना चाहिए, ये जीके का भी पार्ट है. ठीक है. सो अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर. ये बाल्कन का जो एरिया है, मतलब वी कैन से साउथ ईस्ट यूरोप का जो पार्ट है, ये किसके अंडर था? ओटोमन एम्पायर. द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, जिसको मैंने पढ़ाया है, रोमांटिक नेशनलिज्म क्या होता है ये हमने अर्लियर लेक्चर्स में किया था. इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव. अभी यहाँ पे जो ओटोमन एम्पायर है वहां का उनका राज है यहाँ पे. ठीक है. सो बाल्कन स्टेट्स जो है ये फ्री होना चाहते हैं, इनको आजादी चाहिए. और इनको आजादी क्यों चाहिए? क्योंकि इनका कल्चर अलग है ओटोमन एम्पायर से. ओटोमन एम्पायर मतलब कौन? आज का जो टर्की जो है वो पार्ट. ठीक है. उन्होंने इनके ऊपर रूल किया. ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ओटोमन एम्पायर हैड फॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ. ओटोमन एम्पायर ने 19th सेंचुरी में खुद को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की. उन्होंने भी मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. ठीक है. लेकिन उनको लिटिल सक्सेस मिला, ज्यादा सक्सेस नहीं मिला. ठीक है. वन बाय वन यूरोपियन सब्जेक्ट जो थे नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल. एक एक बाल्कन स्टेट उनके हाथ से चला गया. ठीक है. उनके कंट्रोल में नहीं रहा. एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस. उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंस दिलवा दिया. द बाल्कन पीपल बेस्ट देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस. अब बाल्कन पीपल जो है, ये जो स्लैव्स लोग हैं जो हमने अभी देखा, ये बाल्कन स्टेट्स अपना इंडिपेंडेंस किस बेसिस पे मांग रहे हैं, ये क्यों चाहते हैं इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स? ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री. उनकी अलग हिस्ट्री है. ओटोमन एम्पायर की हिस्ट्री अलग, बाल्कन्स की अलग हिस्ट्री है. इसीलिए बाल्कन्स बोलते हैं कि हमें आपके अंडर नहीं रहना है. टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जेक्टेड बाय फॉरेन पावर्स. तो यहाँ पे फॉरेन पावर्स जो है इनके अंडर हम पहले से नहीं थे, इसलिए अभी हम आपके अंडर नहीं रहेंगे और हमें हमारी आजादी चाहिए. Hence the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. तो जो उनको वो इंडिपेंडेंस नहीं जो मिला था उनको, वो अभी चाहते हैं कि हमें हमारा इंडिपेंडेंस मिल जाए. Next is, as the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. तो यहाँ पे स्लाविक लोगों का जो ये जो इंडिपेंडेंस के लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया 1871 के बाद. द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर. ये एक दूसरे से भी इनको प्रॉब्लम्स है, किनको? बाल्कन स्टेट के लोगों को. एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी. हर कोई ज्यादा अब स्टेट बन रहा है, कंट्री बन रहा है. ठीक है. जैसे पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने
इंडिया का ज्यादा से ज्यादा पार्ट लेने की कोशिश की। ठीक है, तो ये एक्चुअली गलत है, लेकिन हर कोई जो कंट्री बना रहा है वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे कंट्री का भी एरिया अपने कंट्री में लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स एंड मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकम द सीन ऑफ अ बिग पावर राइवलरी। ठीक है, यहाँ पे बिग पावर्स की राइवलरी, राइवलरी मतलब क्या कि अ स्टेट इन विच टू पीपल और कंपनीज आर कॉम्पिटिंग फॉर द सेम थिंग। ये लिख लो, अ स्टेट इन विच टू पीपल्स और कंपनीज एक्सेट्रा आर कॉम्पिटिंग फॉर द सेम थिंग। तो बहुत सारे लोगों को एक ही चीज चाहिए, क्या? एरिया, अपने कंट्री का एरिया बढ़ाना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval military might etc. मतलब हमने लाइक अगर तुमने नाइन्थ में नहीं, नाइन्थ में तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है उस और रशियन रिवॉल्यूशन, एट्थ में तुमने इंडियन हिस्ट्री जो पढ़ी है एट्थ के एनसीईआरटी में, तो उसमें आपने ये पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने भी अपनी बहुत ज्यादा पावर बढ़ाई। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद उनके पास पैसा बहुत आया, उन्होंने बाकी के नेशंस को डोमिनेट करना शुरू किया, यूरोपियन नेशंस को। और जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स बाद में आए, उनसे पहले फ्रेंच आए, पोर्चुगीज आए, लेकिन फिर भी उनको हरा के इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर राज किया। तो यहाँ पे भी वही चल रहा है कि नेवल और मिलिट्री माइट के बेसिस पे और पैसे के बेसिस पे कॉलोनीज को बनाया जा रहा है, और जो भी कॉलोनीज है बाल्कन स्टेट की उनको अपने अंडर ही रखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बिग यूरोपियन पावर्स। एंड दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ईच पावर मतलब कौन बड़ी बड़ी पावर्स कौन सी थी? यूरोपियन पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग देयर ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। तो ये जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगेरी है, ये क्या चाहते हैं कि ये अपना कंट्रोल बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस बाल्कन स्टेट पे हमारा ही कंट्रोल बना रहे और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस हम लोग ही यूज करते रहे। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ? इसमें सीरीज ऑफ वॉर्स चलते रहे और फाइनली क्या स्टार्ट हुआ? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों, ये है ऑलमोस्ट लास्ट पेज। यहाँ पे ये ड्राइंग काफी इंटरेस्टिंग है, देख लो। यहाँ पे ये ब्रिटानिया दिखाई गई है जो ब्रिटेन को शो करती है। ये वर्ल्ड के ग्लोब के ऊपर बैठी है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ब्रिटेन वर्ल्ड को बहुत ज्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसका राज है? ब्रिटेन का। फिर ये जो एनिमल्स दिखाए गए हैं ये बाकी की कंट्रीज है, और ऊपर सॉरी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो लाइक एंजल्स दिखाई है, ये एंजल्स के हाथ में देखो फ्लैग्स कौन से हैं? फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड फेडरेशन। सो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, इसे फिगर नंबर 20 को पढ़ लेना, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ये लास्ट पैरा है। इसमें दिया गया है नेशनलिज्म अलाइन विथ इंपेरियलिज्म। अब नेशनलिज्म तो मैंने आपको बता दिया, नेशनलिज्म क्या है? नेशन को बनाने के लिए जो सेंटिमेंट्स है उसे हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। इंपेरियलिज्म का मीनिंग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सिस्टम इन विच वन कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज ऑफन आफ्टर डिफीटिंग देम इन अ वॉर। क्या बताया गया है? फिर से, इंपेरियलिज्म मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को रूल करती है, उसको पहले उनको डिफीट कर देगी, हरा देगी, और उनके उसके बाद उनके ऊपर राज करेगी, इसे कहते हैं इंपेरियलिज्म। और इंपेरियल पावर्स कौन सी थी? यूरोप की जो बड़ी पावर्स है, जैसे अभी हमने देखा रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ये कौन है? ये इंपीरियल पावर्स है। तो ये इनके चक्कर में, मतलब कौन कौन सी कॉलोनीज को होल्ड करेगा, इस सारे चक्कर में इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया 1914 में। बट मीनवाइल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th century began to oppose the imperial domination। जैसे इंडिया ने भी 19th century में ही ब्रिटेन को अपोज करना शुरू किया, वैसे ही यूरोपियन कॉलोनीज जो थी इंडिया जैसे, जैसे इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था, वैसे ही यूरोपियन कॉलोनीज ने यूरोपियन पावर्स के अगेंस्ट, लाइक इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू किया। द एंटी इंपेरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे all struggled to form independent nation state and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism।
यहाँ पे कन्फ्रंटेशन एक वर्ड आया है, काफी इंपॉर्टेंट है। अ सिचुएशन इन विच देयर इज एंगर बिटवीन पीपल और ग्रुप, ऐसी सिचुएशन जब लोगों में गुस्सा है, ठीक है, और ग्रुप्स हु डिसएग्री बिकॉज दे हैव डिफरेंट ओपिनियन। और लोगों में गुस्सा क्यों है? क्योंकि हर किसी के डिफरेंट व्यूज है, डिफरेंट ओपिनियंस है। कन्फ्रंटेशन विद इंपेरियलिज्म, तो लोगों को इंपेरियलिज्म से प्रॉब्लम था, इंडिया को भी था, इसलिए हमने आजादी बाद में ले ली। तो वैसे बहुत सारी कॉलोनीज थी जो यूरोपियन पावर्स लाइक होल्ड करती थी उन्हें, और सभी को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनना है। अब इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट मतलब क्या, कि यहाँ पे सबको इंडिपेंडेंस चाहिए, किसी को किसी के अंडर राज नहीं करना है, ठीक है, हर किसी को अपना रूल करना है, और हर किसी की आइडेंटिटी अलग है, वहां का कल्चर अलग है, वहां की लैंग्वेजेस अलग है, वहां का ट्रेडिशन अलग है। इसलिए हर कंट्री जहां पे इंडिपेंडेंस मिलेगा वहां पे अपनी तरह से लोग चाहते हैं। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर nowhere replicated. For people everywhere developed their own specific variety of nationalism, but the idea that societies should be organized into nation state came to be accepted as a national and universal. अभी जो मैंने आपको समझाया जस्ट, कि हर जगह नेशनलिज्म की अलग डेफिनेशन है लोगों के लिए। किसी को नेशनलिज्म की मतलब जो भी यूरोपियन पावर्स जहां पे भी रूल कर रही है तो वो उनको ऑपरेस कर रही है, इसीलिए नेशनलिज्म चाहिए, इसीलिए नेशन चाहिए, इसीलिए इंडिपेंडेंस चाहिए। किसी किसी को पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, जमींदार थे, ठीक है, ये जमींदार बहुत ज्यादा लाइक जमींदार को भी बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स ने तंग किया, और जमींदार ही नहीं, हमारे यहाँ पे पीजेंट्स आर्टिसन से लेके हर चीज ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दी थी। तो ये सारी चीजें जो है इनको अपने लिए, हर किसी का अपना खुद का पर्सनल गेन के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए और नेशन स्टेट बनाना है, ठीक है। चलो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जल्द से जल्द शुरू करते हैं, सेकंड चैप्टर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट्स है चैप्टर 1 में, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।